हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो लॉज हैं दिए हमारे पास, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहले हम इसको समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन neither बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। मतलब रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में रहेगा। इस चीज़ को एक एक्टिविटी से समझते हैं। ये एक्टिविटी हमारे एनसीईआरटी में दी गई है। एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में हमने लेना है सोल्यूशन सोडियम सल्फेट का, और एक टेस्ट ट्यूब उसके अंदर रखनी है जिसमें हमने सोल्यूशन लेना है बेरियम क्लोराइड का। जब उसके बाद हमने इसका मास को वे करना है, तो हम देखते हैं कि जिसका मास है वो 300.23 ग्राम आता है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर खाली कर देनी है, इसके कंटेंट्स इसमें डाल देने हैं। तो जब रिएक्शन होगी तो एक बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट बनेगा, जैसे हमें ये पता चलेगा ये रिएक्शन हो चुकी है। लेकिन रिएक्शन होने के बाद भी हम जब मास को वे करते हैं तो हमारे पास मास सेम पहले जैसा ही आता है। ये मास था बिफोर रिएक्शन और ये वाला मास है आफ्टर रिएक्शन। हम देखते हैं मास में कोई फर्क नहीं पड़ा है। दिस मीन्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें दिया था जेएल प्रोस्ट ने, मैं बताना भूल गया। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको एंटोन लेवाइजर ने दिया था, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जेएल प्रोस्ट ने दिया है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है हमारे पास कि केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, वाटर है। तो वाटर किसका बना हुआ है, दो H2 का, मतलब दो H का, और बना हुआ है एक ऑक्सीजन का। मतलब हमेशा इसमें वाटर में हमेशा 2 ग्राम वाटर, 2 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो हमेशा जब भी वाटर बनेगा वो 2:16 के रेशियो में बनेगा। इसी तरह अगर हम बात करें अमोनिया की या किसी और कंपाउंड की, तो जो नाइट्रोजन होता है वो 14 ग्राम और हाइड्रोजन जो है वो 3 ग्राम। क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 1 3, तो 14:3, 14:3 रेशियो में कंबाइन होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारे पास यही चीज कहता है। बच्चों ध्यान से सुनो कि केमिकल कंपाउंड जब भी बनेगा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन से बनेगा। अब किसी भी कंपाउंड को ले लो, उसमें जो मास होगा एलिमेंट्स का वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि कभी H2O मतलब ऐसे बन गया है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, और आज बन जाएगा 3 ग्राम हाइड्रोजन और 15 ग्राम ऑक्सीजन। नहीं, हमेशा जो मास है वो फिक्स्ड रेशियो में रहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहता है। नेक्स्ट वी हैव द केमिकल एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स, आल्दो हमें एलिमेंट्स के सिंबल्स काफ़ी हद तक याद होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल्स उनके नाम से डिराइव नहीं किए जाते हैं, उनके लेटिन नाम से डिराइव किए जाते हैं। जैसे सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर जो है वो अर्जेंटम से बना हुआ है, इसीलिए हम सिल्वर का जो सिंबल होता है वो एजी लेते हैं। गोल्ड जो है औरुम से लिया गया है, इसीलिए हम गोल्ड को AU लिखते हैं, जी से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इज आयरन, सेम इज हेयर मर्कुरी, पोटेशियम, लेड, सोडियम, एंटीमोनी, टिन, टंगस्टन। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नाम लेटिन, जिनके जो सिंबल्स हैं वो लेटिन नाम से लिए गए हैं, तो इनको आप लोगों ने याद जरूर करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है जिसको हम एटम्स भी बोलते हैं। और एटम्स जो होते हैं इनडिविजिबल होते हैं, ना तो हम उनको क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा पॉस्टुलेट है कि एटम्स जो होते हैं गिवन एलिमेंट्स के, वो सिमिलर होते हैं मास में और प्रॉपर्टीज में। मतलब एलिमेंट्स, अगर हम दो एलिमेंट्स बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं और ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं, मतलब हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक दूसरे के साथ सेम मास में हैं और सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ सेम केमिकल प्रॉपर्टी और मास मतलब शेयर करते हैं। आई मीन टू से कि जितने भी एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, उनका सबका सेम मास होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। मतलब हर एक एलिमेंट के एटम्स का जो मास होता है वो सिमिलर होता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का मास सिमिलर नहीं होगा, ना तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। फोर्थ पोस्टुलेट है डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि डिफरेंट एटम्स, फिर दोबारा हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स प्रेजेंट है दुनिया में, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। किससे? ऑक्सीजन से। यहाँ पे क्या था कि हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और मास है वो सेम है। ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज और मास सेम है। लेकिन यहाँ भी ये कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके मास और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। मतलब हाइड्रोजन के एटम्स की प्रॉपर्टी और मास ऑक्सीजन की एटम की प्रॉपर्टी के साथ और मास के साथ मैच नहीं करेगा। या किसी और एलिमेंट की बात करें तो उसके लिए भी सेम लॉ यहाँ पे है, मतलब ऐसा ही है। फिफ्थ है एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स जो होते हैं स्मॉल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं। मतलब एटम्स जो होते हैं 1:2, ठीक है ना, 2:1, या 1:4, या 2:3, मतलब स्मॉल होल नंबर में वो मैच मतलब कंबाइन होते हैं और तब जाके कंपाउंड्स बनते हैं। ये हमें किसने कहा था? डेल्टन ने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कैसे कंबाइन होता है? CO2, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, तो 1:2 रेशो में हुआ, है ना। इसी तरह हम बात करें H2O की, तो किस रेशो में हुआ? 2:1 रेशो में हुआ। तो जब भी हम देखते हैं एटम्स कंबाइन करते हैं वो स्मॉल होल नंबर रेशो में करते हैं, ऐसा हमें डेल्टन ने कहा था। सिक्स्थ हमारे पास क्या है? इन अ गिवन कंपाउंड, किसी गिवन कंपाउंड में रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड ले लेता हूँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहीं से भी लें, किसी भी सोर्स से लें, हमेशा एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम एक, कार्बन एक और ऑक्सीजन तीन होंगे। कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे नहीं बनेगा CaCO2, आज का इसका मन नहीं था तो CO2 से बन गया, हाँ, या फिर ऐसे कहें हम कि CA2CO3 से आज कैल्शियम बन जाए, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कंपाउंड होता है उसके मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब देखते हैं डाल्टन की जो थ्योरी थी उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, जो डाल्टन की थ्योरी के ड्रॉबैक थे ना, वो ही मॉडर्न थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी बने हैं। पहले डाल्टन ने अपने टाइम पे ये कहा था कि जो एटम है वो डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है, डिविजिबल नहीं है। लेकिन लेटर ऑन जब स्टडी और ज़्यादा रिसर्च हुई, स्टडी हुई, तो ये पाया गया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एटम के अंदर हैं। तो ये चीज़ साबित हुई कि एटम इज नो मोर इंडिविजिबल। तो एक ये वाला पॉइंट जो है इनका इनवैलिड हो गया। एक और पॉइंट था कि डाल्टन की थ्योरी ने कहा था कि जितने भी एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के, उनका सेम मास और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन जब हमने आइसोटोप्स की रिसर्च करी, आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, तो ये पाया गया कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट मास हो सकता है। जैसे क्लोरीन की ही बात करें हम, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका भी 17, लेकिन इसका मास 35 है और इसका मास 37 है। तो कहने का मतलब क्या है कि सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट मासेस। लेकिन डाल्टन ने कहा था द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन नॉट हैव डिफरेंट मासेस। तो ये पॉइंट भी उनका गलत हो गया। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने इसको प्रूव किया। एक और चीज थी, डाल्टन ने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका डिफरेंट एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन उसके बाद भी आइसोबार्स की जब डिस्कवरी हुई तो ये पाया गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, उनका सेम एटॉमिक मास हो सकता है। जैसे कैल्शियम और आर्गन की ही बात करें हम, तो आर्गन और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास 40 है, जबकि इन दोनों के एलिमेंट्स
डिफरेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाल्टन की थ्योरी ने ये भी हमें बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, लेकिन जब हमने और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को देखा, हमने देखा कि सिंपल रेशियो तो वहाँ बन नहीं रहा। मान लीजिए C6H12O6 की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा नंबर बन रहा है, जबकि उसने कहा था स्मॉल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन होते हैं, लेकिन हर बार ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये पॉइंट भी वैलिड नहीं था। लेकिन डेल्टन की थ्योरी जो है वो एक चीज़ और एक्सप्लेन करने में नाकामयाब होगी, एलोट्रॉप्स के बारे में। मतलब एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो कार्बन के होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो वो फेल हो गया ये बताने में कि इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों हैं, चारकोल ग्रेफाइट डायमंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट क्यों हैं, जबकि ये सभी के सभी कार्बन से ही बने हुए हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, या हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के पॉस्टुलेट्स थे, कुछ भी कह सकते हो उसको आप। डाल्टन की थ्योरी ने बहुत कुछ मतलब हमें सिखाया भी और आज वैलिड भी है। जैसे कि मैटर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, एंड मोर ओवर एटम ही एक ऐसा पार्ट है मैटर का जो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करता है, और आज भी ये वैलिड है। और बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो प्रपोज हुए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें केमिस्ट्री में आगे जाने में हेल्प करी, क्वांटम मैकेनिक्स में या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज को समझने में बहुत हेल्प करी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।